नमस्कार साथियों, मैं श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके साथ उपलब्ध हूँ। आपके लिए लेकर आई हूँ ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का पार्ट 1। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का सही क्रम। इसमें सही क्रम में जमाने के लिए कुछ निश्चित रूल्स हैं और उन रूल्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये जो इस तरीके के ऑर्डर ऑफ वर्ड्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जम्बल्ड वर्ड्स के रूप में आते हैं। जम्बल्ड वर्ड्स मतलब कुछ शब्द दिए रहते हैं, उनके बाद में एक के बाद एक स्लैश लगा दिया जाता है। स्लैश यानी एक तिरछी लाइन लगा दी जाती है और आपसे कहा जाता है रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक a complete sentence that has complete sense। यानी एक ऐसा सेंटेंस बनाएं जिसमें शब्दों का सही क्रम हो और सही अर्थ देता हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आज के सेशन में हम ऑर्डर ऑफ वर्ड्स मतलब सेंटेंस में किस क्रम में शब्दों को जमाना होता है उससे संबंधित उसके रूल्स देखेंगे और उन रूल्स से संबंधित 2-3 एग्जाम्पल्स देखेंगे। और इसका जो अगला सेशन होगा उस अगले सेशन में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए उन सेंटेंसेस पर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। In English, owing to the fewness of the inflections, the order or arrangements of the words in a sentence is of the first importance। अंग्रेजी में जब हम देखते हैं तो जो शब्दों के ऑर्डर हैं या क्रम है उसका निश्चित अरेंजमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसको फर्स्ट इम्पोर्टेंस दी जाती है, प्रथम वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब्स। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो जो शब्दों का क्रम होता है उसमें सब्जेक्ट मतलब वो चीज़ जो काम कर रही है या वह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह सबसे पहले आता है बिफोर द वर्ब्स यानी क्रिया के भी पहले। वर्ब यानी होता है क्रिया, बिफोर यानी पहले, वर्ब कम्स यानी आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, प्यून ओपन्स द गेट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्यून की, जिसके बारे में बात की जाती है वह होता है सब्जेक्ट, या जो काम कर रहा होता है उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो प्यून ओपन्स द गेट, यहाँ पे काम कौन कर रहा है? प्यून कर रहा है। और ओपन्स इसका वर्ब है तो वर्ब के पहले आ गया है प्यून। ये यूजुअली यानी सामान्यतः वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। इस नियम को फॉलो कर रहा है सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द डॉग बिट द हॉर्स। कुत्ते ने घोड़े को काटा। तो यहाँ हिंदी का क्रम जो है वो अंग्रेजी के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का रूल फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे द डॉग हो गया सब्जेक्ट, बिट हो गया वर्ब और द हॉर्स हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ हम देख रहे हैं जो रूल है कि सब्जेक्ट वर्ब के पहले आ रहा है। सब्जेक्ट है द डॉग और वर्ब है बिट यानी काटना। अगला है सेंटेंस, द पीपल रैंग द बेल फॉर द जॉय। यहाँ पे रैंग वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट यानी जिन्होंने काम किया वो आ रहा है। तो द पीपल रैंग द बेल फॉर द जॉय। अगला हमारा जो रूल है वो है, द ऑब्जेक्ट यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब। यानी सामान्यतः जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट यानी वो जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी वो जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, वो वर्ब के बाद आता है। देखते हैं एग्जाम्पल, द किंग वियर्स अ क्राउन। द किंग सब्जेक्ट है, वियर्स वर्ब है और अ क्राउन है ऑब्जेक्ट। यानी राजा पहनता है मुकुट को। हिंदी में यदि बोलते हैं राजा मुकुट पहनता है, तो इंग्लिश में नियम के अनुसार ऑब्जेक्ट वर्ब के
बाद, आफ्टर यानी के बाद आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन प्लेज अ फ्लूट, मोहन बजाता है बांसुरी को। तो अ फ्लूट यानी बांसुरी, क्राउन यानी यहाँ पे मुकुट। मोहन प्लेज अ फ्लूट, मोहन बांसुरी बजाता है। यहाँ पे प्लेज वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो रूल को फॉलो कर रहा है ये। नेक्स्ट रूल देखते हैं। When there is an indirect object and also a direct object, the indirect precedes the direct. जब किसी वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही दिए होते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। प्रीसीड्स यानी पछाड़ देता है किसको, डायरेक्ट को। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं एग्जाम्पल। लेंड मी योर ईयर्स, यहाँ पे मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और योर ईयर्स है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई विल बाय हर अ बुक टुमारो, मैं एक पुस्तक खरीदूंगा उसके लिए कल। तो पुस्तक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि रूल कह रहा है कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों अवेलेबल हों तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीसीड होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। प्रीसीड होता है यानी पहले लिखा जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं। टोनी गेव मी सम फ्लावर्स, टोनी ने मुझे कुछ फूल दिए। तो यहाँ पे मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फ्लावर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब दोनों रहते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। माई सिस्टर सेंट मी अ पोस्ट कार्ड, मेरी बहन ने मुझे एक पोस्ट कार्ड भेजा। तो काम किस पर हुआ, पोस्ट कार्ड पे हुआ। तो जिस पर काम हुआ वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जिसके लिए काम हुआ वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे माई सिस्टर सेंट मी अ पोस्ट कार्ड, उन्होंने भेजा क्या, पोस्ट कार्ड। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको भेजा, मुझे भेजा, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली इट कम्स बिफोर द नाउन विच इट क्वालिफाइज, जब एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली यानी विशेष रूप से नाउन के पहले उपयोग किया जाता है, एट्रीब्यूटिवली यानी विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, तो ये हमेशा उस नाउन के पहले लिखी जाती है जो जिसकी यह विशेषता बता रही होती है। क्वालिफाई करना यानी विशेषता बताना। फ्यू कैट्स लाइक हॉट वाटर, कुछ बिल्लियों को गर्म पानी पसंद आता है। तो यहाँ पे पानी की विशेषता बता रहा है हॉट, तो एडजेक्टिव उस नाउन के ठीक पहले लिखा जाता है जिस नाउन की वह विशेषता बता रहा है। यहाँ वाटर की विशेषता क्या है, हॉट है। नेक्स्ट है आई लाइक द लिटिल पेडलर हु हैज़ अ क्रूकेड नोज, मुझे वह छोटा पदयात्री, पेडलर यानी पैदल चलने वाला, पदयात्री, लिटिल यानी छोटा। तो पेडलर हुआ नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाला हुआ एडजेक्टिव यानी लिटिल, और ये उस नाउन के ठीक पहले लिखा गया है। हु हैज़ अ क्रूकेड नोज, जिसकी एक क्रूकेड अजीब सी नोज यानी नाक थी। नोज नाउन हो गया और नाउन की विशेषता, इस नोज की विशेषता क्या है कि वो क्रूकेड है। तो जब एडजेक्टिव को उपयोग किया जाता है विशेष रूप से तो वह उस नाउन के पहले आता है जिसकी वह विशेषता बता रहा होता है। टीचर लाइक ओबीडियंट स्टूडेंट, शिक्षक आज्ञाकारी विद्यार्थियों को पसंद करते हैं। तो ओबीडियंट एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव है ये स्टूडेंट्स नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इस स्टूडेंट नाउन की विशेषता बता रहा है ओबीडियंट। तो रूल के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले लिखा गया है। When the adjective is used predicatively, it comes after the noun.
जब एडजेक्टिव यानी विशेषण को, विशेषण यानी एडजेक्टिव यानी होता है नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द का प्रयोग प्रेडिकेटिवली यानी विधेय के रूप में। सेंटेंस में दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेटिवली यानी विधेय के रूप में उपयोग किया जाता है, तो यह नाउन के बाद आता है। देखते हैं, द चाइल्ड इज अस्लीप। यहाँ पे चाइल्ड यानी बच्चा यानी नाउन की जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या है कि वो सो चुका है, उस नाउन की विशेषता है कि वह सो चुका है, तो वो विधेय के रूप में यूज़ किया जा रहा है, प्रेडिकेट के रूप में, तो नाउन के बाद आता है। द हॉर्स बिकेम रेस्टिव यानी घोड़े रेस्ट मोड पे आ गए। तो रेस्टिव, घोड़ों की विशेषता क्या है कि वो रेस्टिव हो गए हैं। द एडवर्ब इज जनरली प्लेस्ड क्लोज टू द वर्ड विच इट क्वालिफाइज। एडवर्ब सामान्यतः उस शब्द के ठीक पास लिखा जाता है जिसकी वह विशेषता बता रहा है। अभी हम पहले एडजेक्टिव की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं एडवर्ब की। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण की, वह सामान्यतः उस शब्द के पास लिखा जाता है जिसकी वह विशेषता बता रहा है। नथिंग एवर हैपन्स बाय चांस। एवर यानी कभी भी, कभी भी कुछ भी चीज़ें बाय चांस नहीं होती हैं। एवर यानी होता है हमेशा, कभी भी। ही वर्कड ओनली 2 सम्स। वर्कड की विशेषता है काम किया, यानी वर्ब की विशेषता है ओनली, तो ये हो गया ओनली एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है हमेशा उस वर्ब के ठीक पास लिखा जाता है जिसकी वह विशेषता बता रहा है। ये पहले सेंटेंस में हमने देख रहे हैं कि हैपन्स यानी होना, घटना होना के पहले लिखा गया था, और यहाँ पे वर्कड ओनली यानी काम किया उसके ठीक बाद लिखा है। यानी हम एडवर्ब को उस वर्ब के आगे या पीछे उससे सटाकर लिख सकते हैं। He never tells a lies। यहाँ पे टेल यानी बोलना है ना, कहना, वह कभी झूठ नहीं बोलता। तो नेवर जो है ये वर्ब के ठीक पहले लिखा है, नेवर एडवर्ब है ना, तो या तो हम पहले लिख सकते हैं या फिर जैसे ओनली लिखा है वो वर्ब के बाद लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिखे जा सकता है। द एडजेक्टिव फ्रेज कम्स इमीडिएटली आफ्टर द नाउन। एडजेक्टिव जैसे कि विशेषण लिखा जाता था, तो विशेषण के जो वाक्यांश है, फ्रेज यानी होता है मुहावरा या वाक्यांश, नाउन के ठीक बाद लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो। टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की विशेष, कौन से माउंटेन की विशेषता है, ये टॉप, उसके सबसे ऊपर वाला हिस्सा, कवर्ड विद द स्नो, वह ढका हुआ है बर्फ से। When an adverb is intended to modify, जब किसी क्रिया विशेषण को मॉडिफाई करना होता है, उसकी विशेषता बतानी होती है, द सेंटेंस एज अ होल, इस तरीके से विशेषता बतानी रहती है कि उस पूरे सेंटेंस को संपूर्ण रूप में विशेष बता रहा है, तो यह सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखा जाता है। जैसे कि सर्टेनली यानी निश्चित ही, ही मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, उसने खुद को ही मूर्ख बना लिया। तो सर्टेनली जो शब्द है इस पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है, ऑल क्वालिफाइंग क्लॉजेज आर प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द वर्ड विच दे क्वालिफाई। जितने भी क्वालिफाइंग यानी विशेषता बताने वाले क्लॉजेज यानी उपवाक्य हैं, वो उस शब्द के
उतने नज़दीक लिखे जाते हैं जितने ज़्यादा वो नज़दीक लिखे जा सकते हैं, जिसकी वह विशेषता बताने जा रहे होते हैं। जैसे ही डाइड इन द विलेज, वह गांव में ख़त्म हो गया। अब उस कौन से गांव में, उस गांव की विशेषता क्या है? वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ पर वह पैदा हुआ था। तो ये वेयर ही वॉज बॉर्न ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ठीक नाउन के बाजू में तुरंत उसके बाद लिखा गया है, उसके नज़दीक में, क्लोज यानी नज़दीक में। द डॉग, अब इस पर्टिकुलर डॉग की क्या विशेषता है? दैट बाइट्स, जो काटते हैं, डज नॉट बार्क, वो भौंकते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दैट बाइट्स जो है ये फ्रेज़ है, ये हमने नाउन के ठीक बराबर में साइड में लिखा है। पीपल हु लिव इन अ ग्लास हाउस, अब ये लोग, इनकी विशेषता क्या है? जो कांच के घर में रहते हैं। शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो ये देखा हमने रूल के अकॉर्डिंग कि जो क्वालिफाइंग क्लॉजेज हैं, विशेषता बताने वाले उपवाक्य हैं, उनको न जिस वर्ड शब्द की वह विशेषता बता रहे हैं उसके एकदम नज़दीक लिखा जाना चाहिए। द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज समटाइम्स अल्टर्ड फॉर एम्फेसिस, जो सामान्य क्रम रहता है शब्दों का किसी भी वाक्य में, कभी कभी विशेष एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज करना यानी जोर दे के बोलने के लिए उनका क्रम बदल दिया जाता है, अल्टर्ड हो जाता है यानी बदल दिया जाता है। जैसे ये सेंटेंस है, मनी यू शैल हैव, होना चाहिए सेंटेंस यू शैल हैव मनी, पर यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है मनी को, तो मनी को सामने प्लेस किया गया और पूरे के पूरे सेंटेंस में एम्फेसिस जिस चीज़ को दी जा रही है उसको सामने रख लिया गया। एम्फेसिस देना यानी प्रभाव डालना, विशेष रूप से बताना। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल्स, सेंटेंस होना चाहिए द मर्सीफुल आर ब्लेस्ड, पर यहाँ पे विशेष रूप बात की जा रही है कि ब्लेस्ड वो सब आशीषित हैं। कौन? जिनके ऊपर जो दया के पात्र हैं, मर्सीफुल यानी दया योग्य। ग्रेट इज़ द स्ट्रगल एंड ग्रेट इज़ ऑल्सो द प्राइज, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि शब्दों का क्रम बदल दिया गया है, पर क्रम बदलने से सेंस नहीं बदला है। ये ध्यान रखें कि हम जो बात कहना चाह रहे हैं उसको महत्व मिल रहा है, इसलिए क्रम बदला गया है। Owing to faulty arrangement of words, a sentence may be turned into perfect nonsense. कई बार गलत अरेंजमेंट, फॉल्टी यानी गलती से अगर शब्दों का क्रम गलत हो जाता है तो सेंटेंस का अर्थ जो है वो पूरी तरह बदल जाता है और वो एक नॉनसेंस जैसा लगने लगता है। नॉनसेंस यानी बेकार की बात। जैसे ये सेंटेंस देख रहे हैं, अ जेंटलमैन हैज़ अ डॉग टू सेल, एक सभ्य व्यक्ति के पास कुत्ता है बेचने के लिए। हु विशेस टू गो अब्रॉड, जो अब्रॉड जाना चाहता है। अब यहाँ पे हु विशेस टू गो अब्रॉड समझ में आ रहा है कि कुत्ता जाना चाहता है अब्रॉड। यहाँ सेंटेंस का क्रम बदलने से वाक्य का पूरा अर्थ गलत हो गया है। सेंटेंस होना चाहिए था, अ जेंटलमैन हु विशेस टू गो अब्रॉड हैज़ अ डॉग टू सेल। अब ये हैज़ अ डॉग टू सेल बीच में डाल के सेंटेंस का पूरा सेंस गड़बड़ कर दिया और ये नॉनसेंस बन गया। ही ब्लू आउट हिज ब्रेन, उसने उसका मस्तिष्क ब्लू आउट कर दिया यानी फोड़ के बाहर निकाल दिया। आफ्टर बिडिंग हिज वाइफ गुड बाय, पत्नी को गुड बाय कहने के बाद। विथ अ गन, ये पूरा का पूरा सेंटेंस सही अरेंजमेंट ना होने के कारण गलत अर्थ दे रहा है। सेंटेंस होना चाहिए था,
ही ब्लू आउट हिज ब्रेन विथ अ गन आफ्टर बिडिंग हिज वाइफ गुड बाय। उसने अपने मस्तिष्क को ब्लू आउट कर लिया एक गन से पत्नी को गुड बाय बोलने के बाद। यहाँ सेंटेंस जो लिखा है ये पूरी तरीके से गलत नॉनसेंस सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स सही नहीं है। तो आज के सेशन में हमने शब्दों के क्रम, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स कैसा होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, सीक्वेंस ऑफ द वर्ड कैसी होनी चाहिए, ये ध्यानपूर्वक पढ़ा। अगले सेशन में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस एक्सरसाइज में से दूंगी जो पिछले एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में किसी न किसी प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से अच्छे अंक स्कोर करने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको ऑर्डर ऑफ वर्ड्स जानना। तो आने वाले वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की तुरंत आपको सूचना मिल जाए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।